हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज जिस टॉपिक और जिस गेस्ट के साथ हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है मर्डर केस। एंड जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र। एंड देखिए, वो एक क्रिमिनल एडवोकेट है। एंड अगर जब बात आती है क्रिमिनल एडवोकेट की, कहीं ना कहीं जो उनकी नॉलेज है वो कह लीजिए ऐसे ही केसेस में इतनी ज्यादा डीप है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल जिनको नहीं पता इन चीजों के बारे में, वेदर इट इज रिलेटेड टू मर्डर और ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस। आज हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं जब बात होती है ऐसे सीरियस मैटर्स की, सो कहीं ना कहीं जो आम ऑडियंस है, हमारी जो पब्लिक है, उनको नहीं पता होता। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पॉडकास्ट का वो यही रहने वाला है कि अवेयरनेस जितनी से ज्यादा हम फैलाएं, ताकि सबको पता चल सके कि ऐसी सिचुएशंस में क्या एक्शन आपको लेना चाहिए और क्या क्या धाराएं आप पर लगती हैं, और एडवोकेट से बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे, पूरी ऑडियंस अच्छी होगी। क्योंकि पहले भी आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर चुका हूं, उस समय बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सवाल पर डिपेंड करता है हम जवाब क्या देने वाले हैं जी। और दूसरी बात, जो मेरा मोटिव है हमेशा लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना, उनके अधिकार के बारे में उन्हें बताना। किताब पढ़ते ही ना, शुरू करते ही लोगों को नींद आती है, बट ये वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से लोग अपने अधिकारों को जान भी लेते हैं, एजुकेट भी कर लेते हैं। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो मेरा मानना है इनसे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता अपने ही अधिकारों को जानने के लिए। क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है जब वो कभी ना कभी पुलिस के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में पड़ ही जाता है। एक ना एक बार जरूर जाके उसको देखना पड़ता है इसे जी। और वो कभी कभी ऐसा रूप ले लेती है कि जिंदगी भर का जोड़ा हुआ, जिंदगी भर की इज्जत, रेपुटेशन सब दांव पे लग जाती है। अगर आपको पता होगा तो बस वो लड़ाई लड़ना थोड़ा आसान होगा, नहीं पता होगा टफ होगा, और हो सकता है न जाने क्या क्या अपना खो बैठो। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स सर, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं काफी लोगों की जिंदगियां बदली हैं। कह लीजिए कि उनको जब ऐसे एडवोकेट्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बनता है, क्योंकि मार्केट कह लीजिए जो बहुत ज्यादा इस सोच में है कि यार एडवोकेट है तो मतलब ये कर देंगे, वो सिर्फ लूट रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको अगर अवेयरनेस होगी अपने केस से रिलेटेड तो शायद कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। एंड एज आई सेड कि ऑफ कोर्स ही इज अ क्रिमिनल लॉयर। सो बात करते हैं मर्डर के ऊपर स्पेशली, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा एक ऐसा कह लीजिए प्रकृति का बहुत ज्यादा घिनौना काम है जो काफी लोगों से कह लीजिए इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली भी हो जाता है। सो हम जानते हैं कि कैसे एक्चुअल में ये केसेस पर वर्क करा जाता है और क्या क्या आप चीजों आपको पता होनी चाहिए चीजें। देखिए वीरेंद्र सर, मेरा पहले जो सवाल रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि मर्डर के केस में सबसे पहले इंटेंशन कितनी मैटर करती है और आपका माइंडसेट कितना मैटर करता है, ये बताइए। देखिए, माइंडसेट, इंटेंशन, या मैं चार चीजों को आपको बोलना चाहूंगा। जी। नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन और मोटिव। ये ओके। चारों चीज जब हिट कर जाती है ना किसी केस में, खास करके किसी के ऊपर कोई एफआईआर हुई, एफआईआर में नाम आया, जरूरी नहीं है एफआईआर में आपका नाम होगा, ये नाम आपका बाद में भी जुड़ सकता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। मान लीजिए एफआईआर में नाम अभी दो लोगों का है, एक्स और वाई का, वो बोलता है कि इन दोनों ने मर्डर किया किसी का। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी ना, ये भी हो सकता है कि एक्स और वाई की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में तीसरे आदमी का नाम आ जाए, चौथे आदमी का नाम आ जाए, पांचवें आदमी का नाम आ जाए, ऐसा होता है। पर ये नाम अगर आ गया तो यहां पर ये चारों चीजें मैटर करती हैं। नॉलेज थी कि नहीं, इंटेंशन थी कि नहीं, प्रिपरेशन कैसी गई किसी को मारने के लिए, और मोटिव क्या था किसी को मारने के लिए। क्योंकि खास करके मर्डर जैसे केसेस के अंदर बोलते हैं बियॉन्ड ऑफ रीजनेबल डाउट, डाउट की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। किस तरह से स्टेट अपने केस को प्रूव करेगा कि मर्डर इसी ने किया है। क्योंकि किसी इंसान की, देखिए आर्टिकल 21 सबके लिए है, लाइफ एंड लिबर्टी आपके तो मेरे लिए भी है, जो मरा उसके लिए भी था और जिसने मारा उसके लिए भी तो है। तो उसका अपराध पहले आप बियॉन्ड ऑफ एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करोगे। बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर है कि मैंने मर्डर किया, आप पहले प्रूव करो, सबूत लाओ। First of all, prosecution must stand on their own legs, then only prosecution can stand their case, otherwise not. ठीक है वीरेंद्र से एक चीज बताइए। अब लेट सपोज कि एक ग्रुप है, दो लोगों का, तीन लोगों का। एक इंसान की इंटेंशन है कि दैट वो उस अपने एनिमी को खत्म करने जाना है। उसने अपने दोस्तों को कहा चल यार मेरे साथ चल, मेरे को कुछ मिल के आना है किसी से। लेकिन उनके दोस्तों को इंटेंशन नहीं पता कि इस व्यक्ति की क्या है।
अब वो गए उस जगह पर, अब उसने जो सामने पर्सन है जिसका वो दुश्मन है उस पर अटैक करा उस सिंगल बंदे ने, लेकिन उसके दोस्तों ने अटैक नहीं करा। सो ऐसे केस में उस व्यक्ति का हो जाता है मर्डर, वो खत्म हो जाता है। लेकिन इंटेंशन थी सिर्फ एक जने की, लेकिन उसके साथ के जो दोस्त थे वो शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। ऐसे केस में दोस्तों पर क्या एलिगेशंस लगेंगे? देखिए यहाँ पर ना पुलिस की इंटेलिजेंस मैटर करती है। Okay. पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जो ट्रेनिंग है ना, यहीं पर वो चीजें काम आती है। अगर नॉर्मली अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉर्मल अगर उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो शायद उन सबको अरेस्ट कर लेगा। वो क्या दिखाएगा यहाँ पर कि नहीं 34 में आप सब आओगे, 34 आईपीसी, या फिर अभी हम सेक्शन नया बोलें कि 33 का साथ में 5 लगा होता है इसके अंदर। तो इसमें क्या दिखा, कॉमन इंटेंशन, सबकी इंटेंशन आपकी सेम थी, सबको वो अरेस्ट कर भी सकता है। और अगर वो थोड़ा सा भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ के दायरे को बढ़ाए तो ये भी हो सकता है जिसने मर्डर किया उसको तो जेल भिजवाएगा और बाकी के लोगों को छोड़ सकता है बाउंड डाउन करके। यहां पर एक चीज और होती है, लोग बोलते हैं कि क्या मर्डर केस में 41A का नोटिस दिया जा सकता है? नोटिस देकर पुलिस यहां पूछताछ करके छोड़ सकती है, बाउंड डाउन करके छोड़ सकती है। बाद में जब चार्जशीट फाइल होगी तो कोर्ट जाकर उसको बेल मिल जाएगी, वो बेल ले सकता है। Okay. पर ऐसे में पुलिस की ट्रेनिंग किस तरह से है, पुलिस वाले को नॉलेज कितनी है, अपने देश के कानून को कितना जानता है, यहां पर ही उसकी नॉलेज देखी जाती है। साथ में दोस्तों देखो ऐसा क्या होता है कि जो भी कोई मामला 103 BNS का दर्ज हुआ मर्डर, या फिर 302 मर्डर, आईपीसी की बात कर रहा हूं, 2 ही सजा है। Okay. उम्र कैद या फांसी। ठीक है। फांसी कब होगी? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 2 जजमेंट्स यहां पर है। गुरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि आया 2012-13 एक जजमेंट है। एक जजमेंट और है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो आया 1980 में। दोनों में एक बात बोलता है, वो क्या बोलता है कि क्योंकि मैंने क्या बताया 2 ही सजा है, या तो उम्र कैद या फांसी। तो जो उम्र कैद है, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इट्स अ रूल कि आपको इतनी सजा तो मिलेगी, ये रूल हो गया। ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है? फांसी, कि फांसी एक्सेप्शनल केसेस में दी जाएगी। एक्सेप्शनल केसेस, एक मर्डर हुआ, आदमी मर गया, मतलब ये नहीं फांसी हो जाएगी, उम्र कैद होगी। पर अगर वो एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस कैसे होते हैं? अभी अभी जो 6 अप्रैल को केस बड़ा हाईलाइट हुआ ना, कि अभी तमिलनाडु में मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस वालों को सजाए मौत की सजा सुना दी। ये क्यों हुआ है? ठीक है। इसको एक्सेप्शनल बोलते हैं। क्या था कि पुलिस की कस्टडी में उन पुलिस वालों ने एक सन और उसके फादर को इतना मारा कि उन दोनों की डेथ हो गई। 19-20 जून 2020 में उनको उठाया गया। और क्यों उठाया गया? सिर्फ इसलिए कि भाई लॉकडाउन का टाइम था, 15-20 मिनट दुकान ज्यादा देर तक खोली गई, उठाया गया। 19-20 की बात है। नेक्स्ट डे 21 तारीख को सुबह मॉर्निंग में उसको, मतलब 20 तारीख की मॉर्निंग में पेश किया गया। वो लेकर गए पहले वहां मेडिकल कराने के लिए, तो मेडिकल भी उसका हो गया, आगे चला गया। बिना मेडिकल के 24 घंटे मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो पेश होता नहीं। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश लेकर गए, मजिस्ट्रेट साहब ने भी ध्यान से देखा नहीं, बैल्कनी से खड़ा होकर बोल दिया ठीक है आप इसको ले जाओ। 22 तारीख को उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में बहुत रोष में प्रोटेस्ट हुए, सू मोटो एक्शन लिया। सू मोटो एक्शन का मतलब होता है जब कोई भी कोर्ट अपने आप में कोई एक्शन लेकर उस केस की प्रोसीडिंग शुरू कर दे। सू मोटो एक्शन हुआ, सीबीआई ने फिर उसकी जाके इन्वेस्टिगेशन करी। बाद में पता चला कि जिस पुलिस स्टेशन में, जिस रूम में मारा पीटा गया, दोस्तों एक ना मैं आपसे एक बात बताता हूं कि जितने भी, मैं दोस्तों वाले इसलिए बोल रहा हूं कि सबको, मैं सब लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग समझो इस बात को। एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, जय भीम, 2021 में आई थी मूवी। ठीक है। 20 में कांड हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी उसी के साथ इंस्पायर होकर, इंस्पिरेशन वहीं से मिली, उस केस से पड़ी, उस केस से मिली। आप अगर मूवी मैंने देखी है वो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें जिस रूम में मारा गया था ना, उस जगह फर्श पर, दीवारों पर, उसके टेबल पर, इन सब जगह पर धब्बे मिले थे खून के, कि ये उन्हीं का खून है। और डेथ होने कारण बताया क्या था? फेफड़े फट गए थे उनके। माय गॉड यार, फेफड़े फट गए थे और बहुत एक्सेस में ब्लड निकलने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। अब यहां पर सवाल तीनों के साथ में खड़ा होता है। पहला सवाल पुलिस वालों के ऊपर। पुलिस को पावर है अरेस्ट करने की, पुलिस को पावर है पूछताछ करने की, 24 घंटे कस्टडी में रखने की, पर इतनी दयनीय तरीके से किसी को मारने की, इवन थप्पड़ तक मारने की परमिशन नहीं है पुलिस को, गाली देने की परमिशन नहीं है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर ना हो, इतना मारा पीटा गया उन लोगों को। साथ में ही जब मेडिकल कराने गए तो क्या डॉक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना मारा गया है भाई, मैं रिपोर्ट में लिखूंगा? उन्होंने भी नहीं लिखा। मजिस्ट्रेट साहब के पास जब ये मैटर पहुंचा, मजिस्ट्रेट साहब पहले गार्जियन बन जाते हैं। जब एक इंसान को जेल भेजते हैं ना, तो हकीकत में उन्होंने जेल भेजा है, पुलिस वालों ने नहीं भेजा है। तो उसको देखना, हर 14 दिन में, हर 14 डेज में कस्टडी बनती है ना, लेकर आते हैं कोई भी जेल से किसी इंसान को, यही देखने लेकर आते हैं कि वो इंसान सही है कि नहीं, मर तो नहीं, क्या जिंदा है कि नहीं, बीमार तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी सबके लिए होता है।
तो वहां मजिस्ट्रेट साहब ने भी नहीं देखा, फेलियर सबका है। 302 आईपीसी में केस दर्ज हुआ, ठीक है। साथ में यहां पर जो मैं आपको कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में लगा, 201 भी लगा सबूत मिटाने के लिए। इन सब की वजह से वो सजाए मौत मिली। ये एक्सेप्शनल केस है। क्यों? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। और सभी पुलिस वालों को जितने भी हाँ जी, इंक्लूडेड थे, नो लोगों को मिली है, 9 लोगों को मिली है सजा। अब इसके अंदर जो सब कुछ ये हो गया, तो मैंने आपसे क्या बोला कि बच्चन सिंह का जजमेंट और गुरनैल सिंह का जजमेंट क्या बोलता है? एक्सेप्शनल केसेस में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ठीक, बहुत सारी ऐसे जजमेंट्स आए, बहुत सारे ऐसा अक्सर ये डिबेट का मुद्दा बना रहा कि अपने इस सभ्य समाज में जहां हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या ऐसे में सजा जो कि आप बोलते हैं किसी को हैंग टिल डेथ, जिसको फांसी आप बोलते हो, क्या किसी को भी फांसी सजा सुनाई देनी चाहिए कि हम किसी की जान ले रहे हैं? जब हम बोलते हैं कि सब बराबर हैं, जिंदगी भरपूर डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, तो आपको किसी को मारने का अधिकार कैसे मिल गया? बिल्कुल नहीं। पर ऐसा अगर नहीं करोगे ना, तो समाज में राइट मैसेज जाएगा भी नहीं। तो मर्डर जैसे मामलों में देखना पड़ता है कि किस तरह से उसको मारा गया, और अगर वो एक्सेप्शनल केस अगर वो है, फांसी दी जाएगी, वरना उम्र कैद तो है ही। यही बोलते हैं दोनों जजमेंट्स। आप इन जजमेंट्स के लिए सिंपल सी बात है, वही आप 103 जो बीएनएस का सेक्शन है मर्डर बोलता है, 302 जो आईपीसी का बोलता है, सर्च करोगे दोनों जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और यहीं पर बहुत सारी ड्यूटीज भी बताता है कि मर्डर केस में क्या क्या देखा जाना चाहिए। सिर्फ किसी के बोलने मात्र से किसी को ऐसे मर्डर केस में सजा नहीं होती। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट। एंड ये बताइए, मर्डर वेपन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है केस को रिजॉल्व करने में, क्या लगता है? देखिए, मर्डर वेपन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए किसी इंसान को मारा गया, किसी इंसान को मारा कैसे गया कि मान लीजिए वहां पर लड़ाई झगड़ा एकदम से हुआ, कुछ पड़ा था, रॉड पड़ी थी, और रॉड किसी पेट में डाल दी, आदमी मर गया। ठीक, अब वो रॉड तो नहीं मिलती है। अब पुलिस ने अगर लिख दिया उसमें कि चाकू से मारा गया, तो जब उसकी एफएसएल रिपोर्ट आएगी ना, उसमें लिखा होगा रॉड का साइज क्या होगा। एक बड़ा रॉड का साइज दिखाया जाएगा किसी के अंदर अगर गई है तो, और चाकू के दिखाएगा पतला सा और लंबा एक घाव दिखाएगा। तो यहां पर अगर मर्डर वेपन नहीं है तो भी ये प्रूफ नहीं होता कि मर्डर इस आदमी ने किया है। उसके पास मर्डर वेपन नहीं मिला है। और मर्डर वेपन कैसे मिलेगा? सामने वाले की टेस्टिमनी है, उसको पुलिस ने मारा पीटा, उसने बोला हाँ मैंने मारा था। कैसे मारा था? ऐसे मारा था। एक ना आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं कि आप ही अपने ही खिलाफ बोलो कि मैंने मर्डर किया। ये अपने खिलाफ सबूत देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए आपको उकसाया नहीं जा सकता, मारा पीटा नहीं जा सकता। किसी प्रलोभन में बोल के स्टेटमेंट ले भी तो उसकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं होती। दैट इज करेक्ट, ठीक है। जो बोलते फिल्मों में है ना, एनी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। बट ये एडमिशन हो जाता है जब सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का आता है, जो बोलता है रिकवरी डिस्कवरी। इसने बोला कि भाई एक चाकू है, जिस चाकू से मैंने मारा था, रॉड से मारा था, वो रॉड मैंने उस कुएं में फेंक दी। अब उसको लेकर के कुएं से बरामद कर ली, तो कुएं का जो जानकारी है वो उसके दिए बिना तो पुलिस को मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। पर पुलिस साथ लेकर घर पे उसके जाके बेड के नीचे निकाल ली, तो पुलिस को उसका घर पता है, तो प्लांट भी तो हो सकता है। प्लांट करो, क्या पता पुलिस की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। अब यहीं पर एक चीज आती है, अभी अगर हम पढ़ते हैं बीएनएसएस का सेक्शन 105, तो उसमें बात आती है वीडियोग्राफी की। अब बिना वीडियोग्राफी आप जो मर्डर वेपन जो आप बात बोल रहे हो, इसको बोलते कोई भी चीज सर्च एंड सीजर नहीं कर पाओगे आप। ये वीडियोग्राफी होने से दोनों बातें हुई हैं। पहला, वकीलों के लिए और ज्यादा काम बढ़ गया, ऑब्वियसली भाई एविडेंस सामने आ रहे हैं जी, वीडियोग्राफी हो रही है। पुलिस वालों की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ गई कि उनको भी सबूत कैप्चर करने पड़े। अब कुएं से रॉड निकालनी है, हाँ जी, पुलिस वाले गए, रॉड निकालते हुए एक आदमी की वीडियो बनानी शुरू कर दी कि यहां से रॉड मिली है। अब वकील क्या बोलेगा? सर ये वीडियो गलत है। क्यों? सर जब कुएं के पास जा रहे हैं ना, वहां से वीडियो बननी चाहिए। कुएं तक पहुंचेंगे, क्या पता जाके उन्होंने खुद रॉड फेंक दी अंदर और एक बंदे निकलवा ली। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो ये वीडियोग्राफी अधूरी है, तो ये एडमिसिबल नहीं होगी। तो देखना पड़ता है कि अगर कोई भी प्रोविजंस है। दूसरी बात, रॉड निकाल ली तो वहां एक सर्च और सीजर बनेगा। जब वो सीजर बनेगा या सर्च बनेगा, तो उसको भी आपको विटनेस कराना पड़ेगा 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ। अब वहां सर्च तो कर लिया, सीज भी कर लिया, गांव में पूरा लोग, दुनिया भर के लोग वहां पर रहते हैं, कोई जगह है लोग वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। या कई बार तो केस ऐसे भी सामने आए हैं कि किसी भी एक पब्लिक प्लेस में पार्क के आसपास रॉड फेंक दी, रॉड बरामद 10 दिन के बाद, रॉड किसी उठाई नहीं। सुबह बहुत कूड़ा चुगने वाले लोग घूमते हैं, रॉड वहीं पड़ी रही। और ऊपर से जब आपको वो सर्च किया, सीजर किया, वहां से सीजर जब कर रहे हो तो विटनेस भी नहीं है आपके पास। अरे बहुत लोग आसपास घूम रहे होंगे, आप उस सर्च को वैलिड तो बनाओ जी। जब सीजर बनाया आपने वैलिड नहीं बनाया उसका, तो उसकी भी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पुलिस की पुअर इन्वेस्टिगेशन की वजह से
कई बार लोग छूट जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट बनाना कोई खेल नहीं है। ठीक है, यही मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है कि जब बेल मिलने के चांसेस होते हैं या बेल मिल जाती है, लेकिन मर्डर जैसे केस में बेल मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं या तो फिर किसी ना किसी की गलती है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो जजमेंट ले रहे हो, वो पर्टिकुलर जज बिल्कुल डिसीजन ले रहा है। आसान नहीं है कि मर्डर जैसे केस में बेल दे दी। क्या रीजन हो सकते हैं कि मर्डर जैसे केस में बेल मिल रही है लोगों को? दोस्त, जो ये एक ना, देखो, पहले एक जजमेंट समझो। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। बहुत सही। बेल एक रूल है, ठीक है, जेल एक्सेप्शन है। किसी इंसान के आर्टिकल 21 का वायलेशन है। लाइफ एंड लिबर्टी, जिंदगी भरपूर जीने का अधिकार, विद डिग्निटी जिंदगी जीने का अधिकार। जब आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो कि मर्डर उसी ने किया है, आपके पास इनफ एविडेंसेस नहीं है, अभी तो बेल की बात कर रहे हो। मैं तो सजा की बात करता हूं, जब इंसान को एक्विट कर देते हैं, बरी कर देते हैं उसको। बरी कब होता है आदमी? जब लैकिंग ऑफ एविडेंसेस होता है, बाइज्जत बरी एट द एंड, लैक ऑफ एविडेंसेस होता है ना, एविडेंस पूरे नहीं मिले, बाइज्जत बरी किया गया है। बेनिफिट ऑफ डाउट्स, डाउट है। डाउट क्या है? कुएं में रॉड थी, डाउट है पूरी वीडियोग्राफी नहीं है। डाउट है कि वहां पर जब वो सीज किया गया इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। डाउट है कि मारा तो वो दिखा रहे हैं कि चाकू, और मारा गया रॉड के अंदर पेट में डाल दिया। डाउट है। जब डाउट खड़े होते हैं बहुत सारे दोस्त, ऐसा होता है जी कि ऐसा ना मुश्किल ही कोई चार्जशीट बनी होगी जिस चार्जशीट को अच्छे वकील साहब ने पढ़ने के बाद तोड़ ना दिया हो, उसमें कमियां ना निकाल दी हो। ये रोज का काम है हमारा, रोज का। हम रोज चार्जशीट ही तो पढ़ रहे हैं, रोज कमियां तो निकाल रहे हैं। हम कमी निकालने के एक्सपर्ट बन जाते हैं। पुलिस वाला चार्जशीट बनाता है, अपनी लाइफ में कितने मर्डर केस में चार्जशीट बनाई होगी उन्होंने? बहुत कम। और हम रोज यही कर रहे होते हैं। एक्सपर्टीज इसी को बोलते हैं, एक्सपर्टीज होती है बार 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 करते रहना। ब्रूस ली बोलता है ना कि मुझे आपके उस मूव से डर लगता ही नहीं जिस मूव को कितनी पावर से आप मारोगे, उससे डर लगता है जिस मूव का बहुत बड़ा प्रैक्टिस कर चुके हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। कोर्ट में खड़े होकर चीजों को सबमिट करना, चीजों को बोलना, इट्स एन आर्ट। आप जब क्रॉस करते हो, इट्स एन आर्ट। सामने वाला ट्रेंड होके आता है, जो स्टेटमेंट पहले दी वही स्टेटमेंट दोबारा देने के लिए आ रहा है। स्टेटमेंट को पढ़ के आता है मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ऊपर से पीपी साहब भी कोई हल्की कोई यहां पे आर्गुमेंट नहीं कर रहे होते हैं। ये हमारा काम होता है, जो उसने चीफ दिया, चीफ को क्रॉस के साथ तोड़ना। इट्स नॉट इजी एट ऑल। चीफ क्या है? देखो, किसी इंसान को पकड़ा, उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने ली, रिकॉर्ड कर लिया कि तू उसका गवाह है, ठीक है, ये अब दोबारा जब आके कोर्ट में बोलेगा ये चीफ है। और क्रॉस क्या है? जब उसके चीफ उसकी स्टेटमेंट को जब मैं खोदना शुरू करता हूं, सवाल पूछना शुरू करता हूं, इसको क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, देखिए वीरेंद्र सर, ये तो बात होगी, आपने जो चीजें समझाई विटनेस को लेके भी हो गई, आपने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को भी लेके हो गई, लेकिन अब मैं कुछ केस स्टडीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्या होता है कि जब एक लड़की शादी करती है और अपने घर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल में नहीं बनती, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे उनके इन लॉज हो, ऐसे केस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। गलती से किसी की भी लापरवाही से लड़की की मौत हो जाती है, राइट, या कुछ ऐसा मर्डर जैसा कुछ हो जाता है नॉन इंटेंशनली। ऐसे केस में लड़के वालों पर क्या आरोप लगेंगे, क्या एलिगेशंस लगेंगे? पहले मैं आपको समझाता हूं कानून क्या बोलता है, फिर मैं आपसे सवाल खुद पूछूंगा, फिर आप जवाब देना उसका। जी। इस जो ये आप बोल रहे हो ना, लड़की की शादी हो गई, ससुराल वो चली गई, वहां उसकी डेथ हो गई। कानून ये बोलता है कि 7 साल के अंदर 7 साल, 20 में शादी हुई, 27 के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई तो ये अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, नेचुरल नहीं होनी चाहिए। अननेचुरल डेथ अगर हो गई तो क्लियरली एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B बोलता है कि प्रिजम्पशन ये बन गया कि अब उसका हस्बैंड प्रूव करेगा कि उसने कुछ मारा वारा नहीं है, उसने अपराध नहीं करा, उसने डोरी डेथ नहीं की है, मतलब दहेज नहीं मांगा है, उसने दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया लड़की को, यह प्रूव करना पड़ेगा। अब यहां पर एक जजमेंट आता है, कवि से जजमेंट है, गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि अभी 2019 में जजमेंट आया। अब देखना, समझना ही बोलता क्या है। हम जब भी किसी केस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ना, पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ता है। ओके। मर्डर मतलब मर्डर, बंदा मर गया, बंदा जिंदा है तो मर्डर में केस दर्ज नहीं हो सकता, राइट, तीनों साथ में जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर। यहां पर है डॉरी डेथ, तो मतलब डॉरी डेथ, दहेज हत्या, दहेज की वजह से किसी की हत्या हुई, यही बोलता है ये गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2019 का जजमेंट। वो बोलता है किसी की भी अगर डेथ इसलिए होती, सिर्फ क्वालिटी की वजह डेथ होती है, उसके हस्बैंड ने थप्पड़ उसको कोई मार दिया, उसकी फैमिली वाले ताने वाने उसको मारे, दहेज की डिमांड नहीं है, तो ये केस लैंड नहीं करेगा, इसमें इस पर सजा नहीं हो सकती उसको। अब बात आती है आपकी, अब जो आपने मुझे बोला कि वह डेथ हो गई किसी भी रीजन से, क्या विदाउट रीजन कोई सुसाइड करेगा? नेवर। नहीं कर सकता ना।
तो लड़की ने सुसाइड क्यों की? सुसाइड की तो यहां पर बीएनएस का सेक्शन 80 और आईपी सेक्शन 304 बी 7 साल कम से कम सजा, उम्र कैद तक का प्रोविजन हो सकता है। अब ये केस ना दो तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सही तरह से केस को लड़ा जाए या गलत तरीके लड़ा जाए तो दो तरफ डिवाइड हो जाएंगे। पहला, जो डॉरी डेथ का केस था वो मर्डर की तरफ जा सकता है। अगर ये प्रूव हो गया कि नहीं, लड़की ने सुसाइड नहीं की, इन लोगों ने मारा है और दिखाया ऐसा कि सुसाइड की है, क्यों सजा उसमें 7 साल कम से कम है। दूसरा कहां घूमेगा वो? ये ऐसे घूमेगा कि बोलते कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब कि वो किसी भी दुर्घटना से मर गई, मारने का इरादा किसी का नहीं था। ऐसे में अगर वहां जाते हैं, वो 304 का केस है, ये 304 बी का केस है आईपीसी का, वो 302 का केस है। सजा के प्रावधानों में बहुत चेंजेस हैं। अब बात यह है, उस लड़की को रोजाना परेशान किया जा रहा था, अपने घर से गाड़ी मंगाओ, अपने घर से बुलेट मंगाओ, अपने घर से बोलो कि रहने की हमें जगह दे, हम तो किराए पे रहते हैं, दहेज चाहिए वरना घर में रहने नहीं देंगे, फलाना लिखड़ाना। ये जब सब बातें होती हैं तो दहेज हत्या में केस दर्ज होगा 7 साल के अंदर। अननेचुरल डेथ हुई। यहां एक लाइन और लिखी है, क्या बताइए प्लीज। एग्जैक्टली मतलब बिफोर द डेथ डॉरी की डिमांड होनी चाहिए। डॉरी वर्ड बहुत जरूरी है, यहां पर प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। 7 साल तक का क्लॉज होना चाहिए। मृत्यु से पहले डॉरी की डिमांड होनी चाहिए। सिर्फ क्रूएलिटी होना, क्रूएलिटी मतलब क्या होता है? अब क्रूएलिटी ये भी हो सकती है ना उस बच्चे की, मतलब मान लीजिए वो जो लेडीज है उसको एक बच्चा है जो कि 2-3 साल का बच्चा है, दूसरे बच्चे के लिए कंसीव हुआ, बाद में वो अबॉर्ट हो गया, फिर हुआ, फिर हो गया, तीसरे में और कॉम्प्लिकेशन आ रही। लड़की बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है। इतने डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसे। उसका पति बार बार उसका ट्रीटमेंट करवा रहा है। उस ट्रीटमेंट की वजह से डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको बहुत प्रॉब्लम है, सुसाइडल थॉट्स उसको आ रहे हैं बार बार फोर्स कर रहा है कहीं ना कहीं उसको, फोर्स उसकी वो सोच कर रही है, हस्बैंड नहीं कर रहा है। हस्बैंड तो ट्रीटमेंट करवा रहा है। अब लड़की ने इमीडिएटली क्या करा, उसने या तो अपने ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा ली, ये जहर खा लिया। पता चला, फटाफट भागता हुआ उसका हस्बैंड आया और गाड़ी फटाफट डाला, लेकर गया हॉस्पिटल। वो लेडी एक दिन जिंदा रही, कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, पर वो मर गई। यहां पर तो उसने मारने की कोशिश भी नहीं की, लेकर भी हॉस्पिटल वही लेकर गया। तो ये कैसे लैंड करेगा इसमें? जो 80 बीएनएस का सेक्शन है दहेज हत्या, लैंड नहीं करेगा यहां पर। बट ऐसे में कई बार देखा गया कि पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। बहुत बार देखना पड़ता है। जो डीप हम बातें कर रहे हैं, कब लगे कब नहीं लगे, कई बार हो सकता है पुलिस वाले को ही ना पता हो। जेल भेजना आसान होता है, किसी लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए। जेल भेजना आसान होता है, जेल से निकालना बहुत टफ होता है। अब वहीं पर जैसी उसकी डेथ हुई, अब मां तो मां होती है किसी की भी हो, मां ने आया 5 इल्जाम और लगा दिए। जो इस लड़के की मां है, रोज हम दहेज मांगती थी, बोलती तू तो काली है, तू तो दूसरी जात की है, जाति सूचक शब्द बोला करती थी। एनीथिंग कुछ भी बोल रही है, वो जो मर्जी बोल रही है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है तो बांझ है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं और ये लिखे होते हैं चार्जशीट के अंदर। अब सब बोल तो दिया, पर यहां दहेज की बात कहीं नहीं आ रही है और इस सारे फॉल्स एलिगेशन है। वो बोलता है भाई ये तो खुद ट्रीटमेंट करवा रहा है उसका, मरती थी, जब जहर खा लिया तो खुद वहां हॉस्पिटल लेकर आया। लड़की जिंदा भी थी उस वक्त तक, कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, पर उसने उसकी मां का नाम लिखवा दिया, बाप का लिखवा दिया, बहन का लिखवा दिया, भाई का लिखवा दिया, सबको लपेट दिया। अब अगर पुलिस वाला समझदार है, उसको नॉलेज है, तो बाकी लोगों को नोटिस देगा 41A का, या फिर खाना 12 में डाल के छोड़ देगा और उनको बोलेगा ठीक है पूछताछ कर ली, आपका कोई रोल नहीं, आप जा सकते हो। लड़का जेल गया हुआ है ना, हो सकता लड़के को भी ना भेजे। अगर भेज भी दिया तो चार्जशीट बनेगी, यही लिखकर बनेगी। ये सब चीजें थी। Got it. और इसमें तो एफएसएल टीम आती है, एसडीएम आता है, सब कुछ उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा क्रूशियल केस है एक तरीके से। देखिए, मर्डर हो, चाहे दहेज हत्या हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, किसी फैक्ट्री में मान लीजिए कुछ भी काम हो रहा है, जैसे लाइटर्स हैं, लाखों की तादाद में लाइटर्स आते हैं, जो लाइटर लोग यूज करते हैं, कुछ गैस उसमें होती है, तो ना प्लास्टिक दाना बनता है, एक प्लास्टिक का जो रॉ बनता है। तो कई फैक्ट्रीज में, एक फैक्ट्री में वो कट रहा था, बहुत सारे लाइटर्स कट रहे थे, करते वो जो लाइटर्स है उसकी थोड़ी थोड़ी गैस निकलते जब गैस निकलेगी तो छत पर जाके इकट्ठी हो जाएगी। पूरा ऐसा एक गुबार टाइप का बन गया कि वहां बस एक चिंगारी की देर थी। जैसे ही उस फैक्ट्री में जो चिंगारी मिली, ब्लास्ट हुआ बहुत तेज। काम करने वाले तोड़कर दीवारें जाके गाड़ियों पर जाके पड़े, उसमें 4-5 लोगों की डेथ हो गई। अब ये केस में ये आता है नॉलेज और इंटेंशन। क्या उसके मालिक को मारने की इंटेंशन है किसी को? नहीं, पर नॉलेज तो है। हाँ। लाइटर कटने गैस निकल सकती है, फिर भी उनको काम करने दिया उस फैक्ट्री में। तो ये नॉलेज और इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा इस केस में। 304 का केस है ये, 105 बीएनएस का सेक्शन बोलते हैं।
बात मरने की घटना चले तो मरने केस को मैं डिफाइन कर रहा हूं। इस केस में मान लीजिए किसी इंसान को कुछ लोगों ने मारा, एक्स और वाई ने जाके मारा, और जैसे ही मारा, चाकू मारा, वो बंदा बच गया, हॉस्पिटल में है, पर एफआईआर तो अभी लॉन्च होगी, राइट, एफआईआर दर्ज होगी 307 में, अटेम्प्ट टू मर्डर में, जिसको आप लोग हाफ मर्डर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर में दर्ज हो गई, बीएनएस का सेक्शन 109 में दर्ज हो गई, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद ट्रीटमेंट के दौरान मर गया। एफआईआर तो अटेम्प्ट टू मर्डर में लॉन्च हुई है ना, फिर क्या किया जाएगा अब उसकी चार्जशीट 302 में लॉन्च होगी, 303 में दर्ज की जाएगी। ये तो मर्डर है भाई, मर्डर है, मर गया ना इंसान, मर गया ना बाद में। सही। यहाँ पे इंटेंशन आती है, तुम किसी के चाकू पेट में घुसेड़ रहे हो, गोली किसी को मार रहे हो, तो यहां पर क्या होगा? क्या बंदा मर नहीं सकता? इंटेंशन तो मतलब नॉलेज तो क्लियर है ना, मर सकता है, बस इसी के आधार पे केस चलेगा आगे। अच्छा, एक केस बताइए, आजकल इतने केसेस आपने खुद भी देखे होंगे कि आजकल की जो शादियां होती है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, शादी में जब बारात जारी होती है तो दूल्हे के जो लोग होते हैं गोली चला रहे होते हैं हवा में, लेकिन वो अनइंटेंशनली दूल्हे के लग जाती है। इस पर मूवी भी है बकायदा। ऐसे केस में क्या सिचुएशन होगी, प्लीज देखिए। मान लीजिए कि बारात चढ़ रही है, वहां पे एक बंदा गोली चला रहा है, फायर कर रहा है जी। गोली जिसके हाथ में गन है ना, उसको ये पता है गोली लगने बंदा मर सकता है, ठीक है, नॉलेज क्लियर है। एक बंदे की तरफ उसने मतलब गोली ऊपर चली उसकी, और बंदे को छू के भी नहीं, पास से निकल गई। अगर जाकर उसने केस दर्ज करवा दिया, उस जाके बोल दिया कि इसने फायर किया और मेरे लगते लगते बच गई, इसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। टच भी नहीं हुई, ये आदमी जेल जाएगा। और वही किसी के लग गई, वो मर गया, वो 302 है, मर्डर सीधा। भाई नॉलेज तो तेरे को थी, तो ये केस इस तरह दर्ज होगा। अब कोई इंसान आपकी तरफ फेंक कर, उसने ऐसा धारदार हथियार फेंक कर मारा कि लगते ही आपको सर कट के मतलब मर सकते हो आप, नहीं लगा कोई बात नहीं, तो भी वो 109 बीएनएस है, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का जो केस बनता था। भाई ऐसा नहीं है, मैं 4 चीजें फिर बोल रहा हूं, इनको पकड़ना आप, नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन और मोटिव। आप इन चीजों को समझो। आप सामने बैठे हो, ठीक है, आपसे पॉडकास्ट हो रहा है, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, आपने कुछ सवाल ऐसे पूछने पर्सनल कुछ शुरू किया और वो केस आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पे एक लोहे का कुछ भी कप पड़ा है और मैंने आपको एकदम फेंक के मारा, ऐसे लगा कि आप मर गए, तो नॉलेज तो है, नॉलेज तो है कि इससे मर्डर भी हो सकता है, नॉलेज तो है इंसान। नॉलेज कब से मरेगा नहीं आदमी, पर आपके ऐसे जगह लगे कि आप मर गए, तो आपको पता है कि मैं वहां मारूंगा तो मर जाएगा इंसान, वहां मारूंगा, दो अलग बातें आ गई ना, कि वहां मारूंगा मर जाएगा, और वहां लगने से अगर कोई कब फेंक के मार रहा है, आप कहीं भी लगेगा तो चोट वोट लगेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर तो हो सकता है, मर्डर नहीं बनेगा। नॉलेज, इंटेंशन मेरी आपको मारने की है नहीं है, अभी थोड़ी है, हम तो बात कर रहे हैं। मर गया तो बात घूमेगी ये, ठीक है। अब यहां तक प्रिपरेशन, क्या कब घर से लेके आया था मैं? नहीं। मोटिव आपको मानने कोई बेनिफिट है मेरा? नहीं। सडन प्रोवोकेशन बोलते हैं इसे, हीट ऑफ द मोमेंट, इसको सडन प्रोवोकेशन बोलते हैं। सडन प्रोवोकेशन बंदा कर, इतने में ही जैसे मैंने फेंक के मार रहा था, इतने में वहां से आपने धक्का दिया और कहीं भी करंट आ रहा है, मेरा हाथ लग के मैं मर गया, अनइंटेंशनली हो गया, तो मोटिव देखो, तो नहीं था। जब एक इंसान का नाम मर्डर केस में आता है, उसको बहुत एंगल से देखना पड़ता है, बहुत सारे एंगल से, सिर्फ एक एंगल से नहीं। केस कितना भी सीरियस है, आपके केस में 90 डेज में चार्जशीट फाइल होनी है। अब आईओ की गलती से 91, 92, 93 डेज हो गए, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अब जैसे ही मैंने लगाई डिफॉल्ट बेल, मुझे बेल मिल जाएगी, चाहे केस कितना भी सीरियस हो। चार्जशीट टाइम पे फाइल नहीं हुई, बिल्कुल, स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं इसको, 167(2) का प्रोविजन है सीआरपीसी का, अब मुझे बेल मिल जाएगी। इन कमियों को ही एक डिफेंस लॉयर ढूंढता है, एक डिफेंस लॉयर, कि इसने जो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इसने कहां कौन कौन सी गलतियां कर दी, जिनसे मैं अपने क्लाइंट को निकाल के ले जाऊंगा। और इंसान है, गलतियां तो हो जाती हैं, गलती होती है, इंसान गलती का पुतला है, इन गलतियों खामियाजा भुगतता है बाद में फिर वो। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने इतने सारे अभी केसेस डिस्कस जैसे बताए, समझाए, ये तो पता लग गया मर्डर कैसे होता है, ठीक है, लेकिन किसी केसेस में क्या होता है कि जब मर्डर हो चुका, वो जो इंसान है जिसने मर्डर करा, चाहे वो इंटेंशनली हो या नॉन इंटेंशनली हो, वो इंसान भाग गया, फरार हो गया, भगोड़ा एक तरीके से, तब क्या सिचुएशन होगी? देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की आप बात कर रहे हो, यहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 82 और 83 काम करता है। ओके। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंसान फरार हो गया, फरार होने के बाद में उसको पकड़ना तो है ही ना, राइट। वो बंदा हाथ में आ नहीं रहा है,
अब पुलिस वाले मर्डर जैसे कहते नोटिस थोड़ी देंगे उसको। ये मर्डर भी हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो सकता है, 304 भी हो सकता है, ये डॉरी डेथ भी हो सकता है, ये चीटिंग, फॉर्जरी, एनडीपीएस, पॉक्सो भी हो सकता है, ये पीएमएलए जैसा भी हो सकता है, चीटिंग का नॉर्मल केस बन भी सकता है। तो इसमें अगर बंदा कोई फरार हो रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग होती है, पहले प्रोसीडिंग ऐसे ही नहीं होती। एक केस में नोटिस देना तो मैंडेटरी है नहीं, 7 साल तक का प्रोविजन नहीं है, ऊपर का प्रोविजन है। अब ऐसे में जब बार बार नहीं मिल रहे तो पहले उसका होगा वारंट इशू, अरेस्ट वारंट बोलते हैं उसको, नॉन बेलेबल वारंट भी बोल सकते हैं। अभी देखो 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है सामने वाले को बेल दी, वो फरार नहीं आ रहा ना। एक है कभी पकड़ा ही नहीं गया, जो जेल में था या पकड़ा गया उसको बेल दी, फरार, वो दोबारा केस में ट्रायल अटेंड करने नहीं आ रहा, तो शुरुआत होगी एनबीडब्ल्यू से, नॉन बेलेबल वारंट से। और जो बंदा कभी कोर्ट ही नहीं आया, वो है ही नहीं कभी, उसकी शुरुआत कहां से होगी? अरेस्ट वारंट से। अब यहां से शुरू होगी, पुलिस वाला घर जाएगा, फिर भी नहीं मिल रहा, घूम रहा, सब कुछ कर रहा है, अब वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में देता है। दूसरी बात क्या है ना कि यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मतलब अलग अलग वर्डिक्ट्स में आप देखोगे कि ये जो अरेस्ट वारंट है ना, या फिर एनबीडब्ल्यू जो इशू हुआ, बंदा जो बेल लेके भाग गया, उसको ना देखना पड़ता है कि एनबीडब्ल्यू जो आपने डिलीवर किया या किसको जाके दिखाया आपने एनबीडब्ल्यू, कितने अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू इशू हो गया है। अब वो बंदा, उसकी रिसीविंग दिखानी पड़ती है। ये सब हो गया, कोर्ट गए, उसने 82 की प्रोसीडिंग शुरू कर दी। 82 का मतलब होता है प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया कि अब इस आदमी को पकड़ना है, और पुलिस वाले जाएंगे, उसके घर के बाहर चस्पा कर देंगे, पोस्टर से लगा देंगे, मतलब वो ये कोर्ट का ऑर्डर लगा देंगे, विद इन 30 डेज आप कोर्ट में अपीयर हो जाओ। अपीयर होगा, अरेस्ट तो फिर भी होगा, राइट, ये तो नहीं बच जाएगा, और उसको चांस दिया गया है, आप अरेस्ट हो जाओ, अभी प्रोक्लेमेशन इशू नहीं हुआ, भगोड़ा करार नहीं दिया अभी आपको, उसके बाद करार दे देंगे। अब मान लीजिए, अब यहां पे 2-3 सिचुएशन बन जाती है। पहली सिचुएशन ये बनती है कि वो इस घर को खाली कर चुका है आज से लगभग 6 महीने पहले, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन रही हो, उसका फोन आज भी चल रहा है, पुलिस ने फोन पे कांटेक्ट ही नहीं किया, जस्ट पकड़े चले गए, उसको पता ही नहीं चला। अब वो प्रूव करेगा कि मुझे पता क्यों नहीं चला। अगर भगोड़े की प्रोसीडिंग पूरी हो गई 83 तक, अगर वो कुड़की तक पहुंच गया तो एक तो ये, दूसरा फोन बंद, मेल वो यूज नहीं कर रहा, कोई पड़ोसी वड़ोसी उसको जानता नहीं, कुछ भी नहीं, घर से फरार है, चस्पा किया, अब तो उसको पता है सब कुछ, जानबूझ के वो हाइड कर रहा है अपने आप को। जब इंसान अपने आप को जानबूझ के हाइड कर रहा होता है तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाती है। और एक बात और सुनो, उसके घर पुलिस गई, वहां पर कोर्ट ने इशू किया कि 1 जनवरी को इशू कर दिया और बोला कि 2 फरवरी तक यहां पे कोर्ट में आ जाइयो, तेरा 30 डेज का हम तेरे को टाइम दे रहे हैं, अदरवाइज 30 डेज का टाइम एक्सीड हो गया तो आगे कार्रवाई होगी। पुलिस वाले घर पहुंचे उसके, कब? 29 तारीख को, 29 जनवरी को, चिपका दिया पोस्टर, फोटो वोटो सब कुछ खींच ली। उसने पता लगा तो ऐसे में अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग हो रही है, उसके वकील ने एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी, कैंसिलेशन ऑफ 82 कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगती है। वो बोलता है सर ये तो प्रॉपरली वायलेशन है प्रोविजंस का, 30 डेज का टाइम 2 दिन पहले आप चिपका रहे हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा 82 हुआ मेरे अगेंस्ट। तो वहां 2 बातें होंगी, या तो दोबारा टाइम दिया जाएगा या फिर उसको लेकर रिलीफ मांगने वो ऊपर भी जा सकता है। 82 का प्रोविजन बड़ा वास्ट है, ये छोटा नहीं है। आप सोचो बुनियादी कराना, कई बार घर के बाहर पुलिस वाले ढोल बजवाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना, कि इंसल्ट के क्या पता डर के मारे तू आ जाए, फिर भी नहीं आ रहा तो 83 की प्रोसीडिंग, घर की कुड़की करना, फिर डोलवोल बसता है वहां पर, उसकी इंसल्ट तो हो गई, अब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, क्या पता फिर आ जाए। अल्टीमेटली कोर्ट ये चाहता है कि भाई तू कोर्ट आ, प्रोसीडिंग अटेंड कर, और देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अरे जिंदगी इतनी बड़ी पड़ी है, अरे 2, 4, 5, 10 महीने जेल में काट भी लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन तभी पॉसिबल है जब इंटेंशन ना हो, नॉन इंटेंशन। अरे मान लिया इंटेंशन है, आई एग्री इंटेंशन है, सब कुछ हुआ, अपराध हुआ, पर वो खुद बोल रहे हैं सर जानबूझ के नहीं हुआ कुछ भी, अपराध हो गया ना, आप जेल चले गए ना, मर्डर केस में आप जेल चले गए ना, आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस नहीं है, आपकी वकील साहब जाएं कुछ टाइम बाद बेल करा लेंगे, आपकी सजा नहीं होगी फिर, अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं है। पूरी जिंदगी भागने से अच्छा है कुछ समय अपना जेल में काट लो। पूरी जिंदगी भागोगे आप, कितने ही लोग मैंने देखे अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। छोटा सा केस, पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती थी, फरार चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जिंदगी बर्बाद। नॉलेज नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है, और जब पूछ रहे हैं तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही। इसीलिए मैं बार बार पॉडकास्ट के थ्रू, बार बार रील्स के थ्रू बोलता हूं लोगों को, भाई अपने देश के कानून को जानो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एडमिसिबल। आप देश के कानून को जानो, कानून कभी नहीं मानेगा कि आपको पता नहीं था कि गोली चलाओगे आदमी मर सकता है, ओके तुम तो भाई किताब में तो यही लिखा है,
कानून चलेगा किताबों के हिसाब से, कानून चलेगा जजमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है। वीरेंद्र सर, मैं आपसे एक और केस स्टडी करना चाहता हूँ। मेरे को बताइए कि इस केस में क्या होगा। क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर है XYZ, कोई भी रियल केस है, 1 साल पुराना केस है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं कुछ अपनी वीडियोस इस तरीके से डाल रही है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की वो औरत है, कह लीजिए वो जो वुमेन है एक रिलीजन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। क्या होता है कि जब उसी रिलीजन के लोग जो कट्टरवादी सोच रखते हैं बहुत ज्यादा रिलीजन को लेके, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं कि हम आपको ये काम देंगे, एक इस तरीके से कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग मर्डर ना लगे, लेकिन प्लानिंग एक शूट की। उसको बुलाया, 2 लोग थे, गाड़ी में लेके गए, बकायदा कैमरा की CCTV फुटेज है। एंड साथ साथ क्या होता है, 2 दिन बाद उसी कार में उस लड़की की लाश मिलती है। पता ये लगता है कि अगले ही दिन उन्हीं जो लोग हैं उन्होंने वीडियो जारी करी कि हमने इसको इसी रीजन की वजह से मारा है, कहीं ना कहीं हमारे धर्म को नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं हमारे धर्म के खिलाफ ये चीजें पेश की गई जो हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। ऐसे केस में लेकिन वो तो हो गए फरार। क्या सिचुएशन होगी, क्या क्या एक्शन लग सकता है, क्या क्या धारा लग सकती है? देखिए, जब किसी इंसान को मार दिया, इंटेंशनली मारा है, मोटिव भी क्लियर है क्यों मारा है, सब चीज क्लियर है, मर्डर के चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे। अब भी जब सब कुछ है, इवन वो एक वीडियो दे चुके हैं, यहां पर एक वकील क्या बोलेगा, वीडियो उन्होंने दी नहीं है, मनवाई गई है, डिफेंस का जो वकील है जी, और डलवाई गई है ताकि ये फंस सके, मेन अपराधी भाग सके। इन्हें गायब कर दिया गया है, गायब हुए नहीं है, गायब कर दिया गया है। वीडियोस डाल रहे थे तो पहला शक किस पर जाएगा, इन्हीं पर जाएगा। ये डिफेंस लॉयर की अपनी थ्योरी बनेगी। देखो, मैं फिर आपको बोलता हूं, जब कोर्ट में कोई केस चलता है ना, मान लीजिए वो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा के अंदर सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। कौन? जज साहब का अपना किरदार, पीपी साहब का अपना किरदार, मेरा अपना किरदार, पुलिस वाले का अपना किरदार, साथ में ही जो टाइपर बैठे हैं वहां पर स्टेनोग्राफर, उन सबका अपना किरदार, गवाह का अपना किरदार, और वहां की ऑडियंस कौन है? वो जिसके ऊपर वो केस चल रहा है। वो डिसाइड करता है अपना, वहीं खड़ा होकर देखकर, सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक, हर केस की सोच अलग है, पर जब कोई डिफेंस लॉयर केस को प्रेजेंट करता है, वो यही दिखाता है कि नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे क्लाइंट का कोई रोल नहीं है, उसको जबरन फंसाया जा रहा है, झूठे केस में उसका नाम डाला जा रहा है। क्योंकि अपने देश का कानून चलता है एविडेंसेस के साथ, एविडेंसेस के अभाव में उसको छोड़ दिया जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? स्टेट पर है। पर अगर जैसे ही, नहीं, यहां पे एक बात और भी है, पर जैसे उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो उस गाड़ी में था ही नहीं, या नहीं नहीं मैं तो जो वीडियो बनाई है, जो डिक्लेरेशन दिया कि हमने मार दिया, हमने नहीं बनाई, तो यहां पर जो बोलेगा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाएगा। यहीं पर एविडेंस एक्ट का सेक्शन 106 पिक्चर में आ जाएगा। अब तू प्रूफ कर। कोर्ट ये बोलता है कि जो जिस बात को बोलेगा ओनस उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ओनस होता है कि बताने की जिम्मेदारी तुझ पर शिफ्ट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि तू बोल रहा है कि नहीं पे एविडेंस नहीं है। कोई बात है, अभी तो वीडियो बनी, तो ये एविडेंस अगर आया कोर्ट में, तो ये प्रूफ करने का एविडेंस, मतलब कौन प्रूफ करेगा? पीपी साहब प्रूफ करेंगे, स्टेट प्रूफ करेगा। पर जैसे इसने बीच में कोई टांग अड़ाई, कुछ भी अपनी बात बोलने की शुरू की, तो अब ये प्रूफ करेगा। अपने देश के कानून में बहुत हद तक सहूलियतें दी गई हैं निकलने की, क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। जो मरना था वो मर गया, मारा कि नहीं मारा ये प्रूफ कैसे होगा? थ्रू ओनली ट्रायल। और हर इंसान को फेयर ट्रायल अपना फाइट करने का पूरा अधिकार। लेकिन वीरेंद्र से कहीं ना कहीं लगता नहीं कि इस चीज का कितना मिसयूज भी तो हो रहा है मार्केट में, सॉरी, इस चीज का मिसयूज भी तो हो रहा है हमारे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम पे। कैसे पता चलेगा? हो सकता है किसी मालदार आदमी ने अपने पैसे के दम पर इनको फंसा दिया और मेरे मुद्दा निकाल दिया। नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी है, अब वो बंदा बोलता है वो नहीं, प्रोबेबिलिटी हर जगह है। इतने से डाउट पर तो लोग केस जीत जाते हैं, हार जाते हैं। अब कोई बंदा बोलता है कि नहीं यार मैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ रुपए दूंगा, और इस केस में बोल दे तूने सब कुछ किया है, वो कह रहा है 20 करोड़ तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, हाँ ठीक है मैंने किया है, और वो बोल रहा है कि मैं वकील बहुत टॉप से टॉप खड़ा करूंगा तो निकाल लूंगा मैं। आप ये मत समझो कभी भी कि आपने जो देखा योर 6 is my 9, जरूरी नहीं है। पॉइंट क्या जरूरी है वो चीज? जब तक उस केस को प्रॉपर प्रोसीजरल से नहीं फॉलो किया जाएगा, प्रोसीजर से, पूरा एक लॉ का प्रोसीजर है, उस ट्रायल से होकर गुजरना पड़ेगा। दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा, स्टेट को भी, डिफेंस लॉयर को भी। उसके बाद डिसाइड होगा क्या होना है, कौन अपने केस को कैसे प्रूव कर पाएगा, तब डिसाइड होगा। दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं, देश का कानून इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि चवन्नी चुराने पे गोली मार दे। इतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए
किसी को मार दिया, सामने दिख रहा है कि इसने मारा है, उसने सामने खरीद कर उसको सजा करवाने के लिए बोल दिया। ये तो सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता, कानून न्यूट्रल है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप बात कर रहे हैं, आपने कुछ पैसे की भी रकमों की बात करी कि ये चीजें भी होती हैं, जो आपने अपने अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें बकायदा देखी हैं कि कैसे केस को पलट दिया जाता है पैसों की वजह से। अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर आपके इन्फ्लुएंस में है ना, वो एविडेंस गायब हो जाते हैं, चीजें गायब हो जाती हैं। अरेस्ट करा हुआ बंदा छूट जाता है, अरेस्ट कर लिया बंदे को और सामने दिख रहा है अरेस्ट मेमो बनाया नहीं है, सिर्फ पकड़ा हुआ है, छूट जाते हैं। फिल्में नहीं देखी आपने? जो एलवी मूवी आई थी ना, छोड़ दिया बाद बाबा पकड़ के लेके आते हैं उसको, कहां से वही इन्होंने मुझे छोड़ दिया इतना पैसे देकर। अब वो जो पुलिस वाला था जिसने एनकाउंटर किया उसको सजाए मौत की सजा सुनाते हैं, एनकिल डेथ बोलते हैं ना। ये सब के सब अभी जो मैंने शुरू में आप कहानी सुनाई, 9 पुलिस वालों को सजाए मतलब फांसी सजा दी गई, वो क्यों? सर देखा जाता है यहाँ पर कोमा, मतलब इसके अंदर प्लानिंग तो आपकी भी है ना, कॉमन इंटेंशन में आ गया है केस। हर केस को लड़ने के अलग अलग डिफेंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जजमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इतना आसान नहीं है किसी भी केस में सजा सुना देना किसी को। अच्छा, एक केस बताइए कि क्या होता है कि 2 लोगों के बीच आपस में लड़ाई हुई, एक ने लेकिन इंटेंशनली मर्डर भी कर दिया, साथ में एक और बंदा था जिसने पूरा इंसिडेंट देखा, उसने कोर्ट में आके स्टेटमेंट भी दी एज अ विटनेस, लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट हियरिंग में वो विटनेस भी गायब हो जाता है, कहीं ना कहीं सिचुएशन ही बदल जाती है, अब वो विटनेस मिल ही नहीं रहा किसी को। अब कह लीजिए, क्या वो हो सकता है एक हाई प्रोफाइल लोग हों जिन्होंने मर्डर करा, या हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर हो कहीं ना कहीं, या तो हो सकता है कि दैट पर्सन इज वेरी मच रिच, कहीं ना कहीं देखो पैसा इधर उधर सबको खरीद लेता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिकता हर कोई है, कीमत लगाने वाला होना चाहिए बस, ऐसा कोई नहीं है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। ऐसे केस में बताइए क्या होगा? देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर अपना 2 एंगल से आप देखोगे। बताइए। मेरा एंगल ये बोलेगा कि उस आदमी ने झूठी गवाही पहले दी थी, पुलिस के दबाव में आकर वो दोबारा कोर्ट में गवाही देना चाहता ही नहीं, इसलिए वो भाग रहा है, क्योंकि झूठी गवाही कोर्ट में देना अपने आप में अपराध है, वो भी जेल जा सकता है। मेरा एंगल ये है। अब स्टेट का एंगल क्या है? नहीं देखो, एंगल सबके एक ही एंगल नहीं होता ना, तो 2 एंगल और बना सकते हैं अभी, क्योंकि सेम वो एक्सपीरियंस के आधार पर चीजें आती हैं। अब स्टेट क्या बोलता है, पीपी साहब क्या बोलते हैं कि सर वो आदमी कोर्ट में गवाही देने नहीं आ रहा है, मुझे शक है कि उसको इन्होंने मार दिया है, उसको इसने गायब कर दिया। एंगल ये है, बिल्कुल ठीक है। अब जो जिस बात को बोलेगा वही प्रूफ करेगा। अब प्रूफ करो किडनैप किया हम लोगों ने, हमने कैसे मारा, प्रूफ करो। और हम बोल रहे हैं वो आदमी नहीं आ रहा है, तो हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के कोर्ट में बोलेंगे। अब सवाल एक और आता है, मान लीजिए किसी भी विक्टिम को, रेप पीड़िता है, अब उसके साथ कुछ भी हुआ, होने के बाद में उसकी स्टेटमेंट हुई, एफआईआर लॉन्च हो गया, 164 के बयान हो गए, अब वो कोर्ट में नहीं आ पा रही, उसको मार दिया, से मार दिया, अब क्या होगा? क्या केस खत्म हो जाएगा? नहीं, कोर्ट में गवाही तो होनी है। एब्सोल्युटली। अब उसके उस 164 के बयान को फाइनल मान लिया जाएगा, तो ये तो केस ही खत्म हो गया, फिर केस खत्म थोड़ी हुआ। 164 में जो उसने गवाही दी थी उसके आधार पर केस आगे जाएगा, पर वो जो आदमी जिसके ऊपर शक था कि उसने उसका रेप किया था, केस का ट्रायल चलेगा। बाकी और भी तो एविडेंसेस हैं। राइट। एक ही तो गायब हुआ। कई बार कोर्ट में आपने देखा होगा कि लोग आते हैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं जी, उसको होस्टाइल विटनेस बोलते हैं। होस्टाइल विटनेस, एक होस्टाइल विटनेस से तभी पीपी साहब सवाल जवाब कर पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे जब वो होस्टाइल हो गया हो, वरना ऐसे उसकी गवाही चल रही है, पीपी साहब अपने उसको लीडिंग सवाल नहीं पूछ सकते। लीडिंग सवाल कोर्ट में पूछे जाते हैं। लीडिंग सवाल तब पूछे जाएंगे जब वो सामने वाला होस्टाइल हो जाए। अगर ऐसे ही पीपी साहब बिना बात के लीडिंग क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं तो यहां पर डिफेंस लॉयर को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। हम जब केस लड़ते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए वकील साहब। अगर पता है अपने केस को स्मूथली आगे तक ले जाएंगे, और नहीं अगर पता है मामलों में कहीं ना कहीं ग्लिचिंग आ जाती है। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन 313 और 315 सीआरपीसी में एक्यूज्ड का क्या रोल होता है, एंड क्या वो खुद विटनेस भी बन सकता है? देखो, जो आपने बोला क्या वो खुद विटनेस बन सकता है, 315 अपने आप में सेम बात बोलता है। होता क्या है कि जब एक केस चलता है ना, जब केस चल रहा है, पूरी गवाही हो गई, केस आगे बढ़ चुका, डीई बोलते हैं, डिफेंस एविडेंस, मतलब कि जिसके ऊपर वो अपराध है अब वो प्रूव करे। 313 की स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। पूरे ट्रायल में एक ही मौका मिलता है उस एक्यूज को जब वो अपनी बातें बोल सकता है जी, कि जी मेरा इस केस में नाम क्यों आया, कैसे आया, क्या स्टोरी थी, क्या हुआ मेरे साथ, क्या चीज नहीं देखी गई, वो अपनी पूरी स्टेटमेंट देता है। पर वहीं पर अगर कोई भी एविडेंस ऐसे बनते हैं, उनकी स्टेटमेंट को ऑन ओथ कराना जरूरी है, क्योंकि 313 की स्टेटमेंट ऑन ओथ नहीं होती। अब अगर वो एविडेंस देना चाहता है तो 315 में अब वही जो अपराधी बन रहा था इस केस के अंदर, एक्यूज था, जिसपे एलिगेशंस थे, अब वो इसमें गवाह बन जाएगा। अब बोलेगा जी मैं गवाह हूं इस केस का, आप मेरी स्टेटमेंट लो।
315 की स्टेटमेंट यही बोलती है, और 315 की स्टेटमेंट सभी सीरियस मामलों में, इनियस मामलों में वकील साहब को जरूर 315 की स्टेटमेंट करवानी चाहिए। इससे आपको मदद मिल सकती है। कई बार तो 313 को सही तरीके से प्रेजेंट ना करने की वजह से भी लोगों को सजा हो जाती है। 313 की स्टेटमेंट, 315 की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्टेटमेंट होती है। इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है। एंड एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं विटनेस की, कहीं ना कहीं पुलिस का इंटरफेयर, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिकल इंटरफेरेंस, जैसे फॉरेंसिक साइंस लैब होती हैं, कहीं ना कहीं देखिए रिपोर्ट्स कितनी पावरफुल होती हैं, एवरीवन नोज दैट। लेकिन जब ऐसे मर्डर के केसेस में फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स भी इधर उधर हो जाती हैं, तो जज साहब को पता नहीं लगता कि अभी कुछ थी रिपोर्ट, एक कुछ आ रही है, और कितना मर्डर का केस ऐसे इन्फ्लुएंस खत्म, चेंज भी हो जाता है। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। अभी ना अभी रिसेंट में मैं कल परसों देख रहा था, मामला लीगल है 2। मैं अभी देख रहा हूँ, हाँ, कंप्लीट नहीं तो हुई उसमें अभी। मैंने देखा कि उसके अंदर रिकवरी करी गई। उसने बोला कि नकली दारू की वजह से लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो एक ना दारू का क्वार्टर होता है जो कि एक सैंपल बनाया हुआ होता है। वो सैंपल जाता है, तो कोई जाता है उसको चेंज करने के लिए, चेंजेस नहीं होते हैं, पर बाद में एक इंस्पेक्शन होता है और वो बॉटल फूट जाती है। और जो गए थे उसके चेंज करने के लिए सैंपल को, वो ओरिजिनल देता है कि इसके अंदर उतनी ही 42-43% एल्कोहल है, तो आप इसको लगा दो, मेरी रिपोर्ट सही आएगी। अब वो फूट गई। अब एफएसएल का जो मालखाने का इंचार्ज है, अब वो क्या करे? यहां क्या बोलते हैं कि आपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, एविडेंस का कुछ गड़बड़ कर दी, बात किस पे आएगी? उस पर। अब वो उस जो क्वार्टर था उसको रख देता है उसके अंदर, और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। जो सैंपल लिया गया, इसीलिए सैंपल की ना एक प्रोसीडिंग रखी गई कि सैंपल अगर एनडीपीएस जैसे मामलों में लिया गया, वहीं पे सैंपल लेगा, रेड करने वाला लेगा, वीडियोग्राफी कराएगा, सीजर में पे साइन करवाएगा, उसी वक्त उसको सील करके जी स्टैंप वगैरह अपने से बिल्कुल अलग कर देगा, और फिर वो सैंपल जो है जाके थाने में चला जाएगा, माल खाने में जाएगा, फिर वो सैंपल के लिए एफएसएल जाएगा। बट नेक्स्ट डे मजिस्ट्रेट के सामने उसका सैंपल लेकर वीडियोग्राफी होकर वेटेज होकर आगे जाएगी। जितने ज्यादा रिजिड कानून हैं, उतने ज्यादा निकलने के रास्ते भी तो दिए हैं। जो सैंपल लिया गया था, उस सैंपल को जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था, पेश करने की एक प्रोसीडिंग है, प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में लैप्स कहां हो रहे हैं वो देखो ना आप। आदमी की गर्दन में मारा गया पेचकस, और कोई क्या दिखाता है कि उसको चाकू से मारा गया। अगर वकील साहब को नॉलेज है, केस के फैक्ट्स उसको अगर पता है, तो फटाफट मुद्दा उठाएगा, सर गलत लिखा हुआ इसमें आप बोल रहे हो कि पेचकस बरामद हुआ है, पर जो एफएसएल रिपोर्ट बोल रही है, जो इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट बोल रही है, वो तो कुछ एक बहुत ही पतले धारदार काटने का नजर आ रहा है। कैसे हो सकता है? अब या तो ये मान लो कि पुलिस वालों को जो मिला वो चेंज कर दिया गया, या ये मान लो कि एफएसएल रिपोर्ट गलत आ रही है। तो ऐसे में चीजें कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है, आप कुछ नहीं बोल सकते। मैनिपुलेशन होता है, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, बस एक दो सवाल है मेरे, प्लीज बताना मेरे को। ठीक है, अब मर्डर केस में मीडिया ट्रायल कितना इन्फ्लुएंस करता है कोर्ट में? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मीडिया भी ऑलरेडी जजमेंट दे चुकी होती है कि ये मर्डरर ही है। अब उस केस में सोसाइटी का भी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि इसने मर्डर करा है तो यस ही इज द कल्प्रिट, लेकिन कोर्ट का डिसीजन अलग आ जाता है। तो देखिए, कोर्ट ना कभी भी मीडिया ट्रायल पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। चलो ठीक है, कोर्ट को कोई मतलब नहीं है कि मीडिया ट्रायल क्या चल रहा है, वो बाहर क्या बोल रहे हैं, किस इंसान को इन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, कन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया, और अगर जज साहब उसको बरी कर देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया वो बोली जो सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर एविडेंस को किस तरह से सैंपल्स को लिया गया, किस तरह प्रोसीडिंग चली, क्या चार्जशीट लगी, क्या इन्वेस्टिगेशन बोलती है, उसके आधार पर। और कोर्ट में हर चीज को एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पहले दोबारा कोर्ट में आता है, वकील साहब सवाल पूछते हैं, वह बहस होती है, उसके बाद हर चीज लिखी जाती है। एक बात ये आती है कोर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई भी चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं, उन चीजों की तब तक एडमिसिबिलिटी है ही नहीं जब तक वो ऑर्डर में नहीं आएगा। आज जज साहब कोई हैं, कल बदल जाएंगे। आज पीपी साहब कोई कल बदल जाएंगे, हो सकता है वकील ही बदल जाए, आइए वही रहता है। पर जो ऑर्डर्स में लिखवाया जा रहा है टाइम टू टाइम, उन ऑर्डर्स को पढ़ पढ़ के ही आगे जाके जजमेंट बनता है। जज साहब को याद नहीं रहता इतनी सारी बातें कि क्या हुआ, और केस तो याद होता है, पर हर बात पे क्या क्या बातें बोली गई वो सब याद नहीं रहता है। अगर एक केस लेट सपोज 10 साल 11 साल 12 साल तक चलता है मर्डर का केस, लेकिन अब तक एक्यूज नहीं करा गया, अब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए कि दैट ही इज द कल्प्रिट, अब तक नहीं बताया गया। 12 साल हो गए केस को, क्या सिचुएशन होगी? क्या उसको बेल मिलेगी? अगर वो जेल में है तो उसे बेल पक्का मिलेगी, उसको बेल मिल जाएगी 2-3 सालों के अंदर ही, 4 साल में बेल मिल जाएगी उसको।
क्यों मिल जाएगी? कि आप ट्रायल को इतना डिले नहीं कर सकते, क्योंकि देश का नियम सिस्टम क्या बोलता है, किसी इंसान को जब अरेस्ट करते हैं ना और जेल भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से रुकावट ना बने, वो गवाहों को ना धमका दे, चाहे डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर ना कर दे कहीं गलती से, भाग ना जाए, या किसी का इन्फ्लुएंस अपने इन्फ्लुएंस में लोगों को ना ले ले। इन सब चीजों को देखते हुए ही किसी को जेल में डालते हैं उठाकर। आर्टिकल 21 का वायलेशन बड़ा क्लियर होता है। अब आप ट्रायल भी नहीं चला रहे हो, आपकी चार्जशीट में टोटल 45 गवाह हैं, अभी एक गवाह हुआ है और 3 साल बीत चुके हैं, आपको बेल मिलेगी डिले ऑफ ट्रायल के बेस पर। आपको और बेल ऐसा मिलेगी। होता है बिल्कुल होता है। बड़े बड़े आप बहुत बड़े बड़े केस देखोगे, आप अनड्यू डिले इन ट्रायल, अगर ऐसा है तो आपको बेल मिल जाएगी। क्या बात है, बेल मिलती है इसमें। और 12 साल हो चुके हैं, अभी तक केस खत्म नहीं हुआ, और आप चाहते हो कि नहीं मेरा तो लेन देन इस केस से कुछ है ही नहीं, तो आप स्पीडी ट्रायल की एप्लीकेशन लगा सकते हो। स्पीडी ट्रायल की एप्लीकेशन लगाने की वजह से उस केस को जल्दी खत्म किया जा सकता है। पर आप किसी भी कोर्ट में आप जब जाते हो तो आप ये देखते हो कि वहां पर एक मोस्ट अर्जेंट की भी लिस्ट बनी होती है कि जितने भी केस 5 साल से पुराने जल्दी खत्म करो। ये जो अनड्यू डिले है ना, ये बिल ग्राउंड है अपने आप में। लूप होल्स यही है, लूपहोल्स यही है, यही सब देखा जाता है, इनके आधार पर बंदे को बेल मिल जाती है। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। वीरेंद्र सर, एक चीज बताइए, हर इंसान कहता है कि इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि पूरी जिंदगी उसको जेल रहेगी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में इम्प्रिजनमेंट कितने साल की होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देखो, आप शायद ये चाहते हो पूछना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने साल की होती है। यस, लाइफ इम्प्रिजन मतलब है सजा, राइट। इम्प्रिजनमेंट 7 साल मिली तो भी इम्प्रिजनमेंट है, पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद। राइट। उम्र कैद का मतलब होता है योर रिमाइंडर लाइफ इन जेल, आपकी डेड बॉडी बाहर आएगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हाँ जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब यही होता है। पर जब किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है और उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से अगर छोड़ने के रास्ते हैं, किसी भी लड़के की उम्र है 24 साल और 20वें साल में उसने कोई मर्डर हो गया उसके हाथ से, अब यहां पर सजा मिल गई उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो कुछ वक्त के बाद 10, 12, 15 साल काटने के बाद में हो सकता है रिहा हो जाए वो, क्योंकि उसकी अभी उम्र बाकी है, पूरी जिंदगी को देखना बहुत बाकी है। कंडक्ट देखा जाएगा, कंडक्ट कैसा है ये देखा जाएगा, नॉमिनल रोल जो जेल से रोल मंगाया जाता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, कोई भी वो आदमी जिसको क्या इन लीगल चीजों से कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं, वो तो इस वीडियो नहीं देख रहा होगा। वो देखेगा जिसको इन चीजों से वास्ता है। उन सबके लिए मैं आपको बताता हूं, ये जो जेल में बोलते दिन रात को 2 दिन काउंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन मतलब एक दिन होता है। दैट्स अ पॉइंट। इसीलिए 14 साल को बोलते 14 साल में उम्र कैद खत्म, ये गलत है, मिथ है बिल्कुल। मतलब रिमाइंडर लाइफ पूरी होती है। अगर कोई भी किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है तो उम्र कैद है वो बात अलग है कि अब आप अपनी अपील में हाई कोर्ट गए हैं, वहां जाके आपकी सजा कम हो जाए, या आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं आपको छोड़ दिया जाए, वो एक बात अलग है। वो आप अपील में गए हो, कानूनी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर उम्र कैद है तो उम्र कैद है। वो फांसी मिलती है किसी को, फांसी को कन्वर्ट करके किसी को उम्र कैद मिल जाती है, बाद में सोचता है कि 14 साल के बाद उसको छोड़ भी दिया जाए, 20 साल सजा काट ली, छोड़ दिया जाए, पर वो देखा जाता है कि क्यों छोड़ा जा रहा है, उसके पीछे भी ग्राउंड दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और बता दीजिए साथ साथ कि क्या होता है कि जब किसी इंसान का मर्डर प्रूफ हो जाता है, लेकिन प्रूफ होने से जस्ट पहले वो इंसान आउट ऑफ इंडिया चला गया, भाग गया, तो ऐसे केस में पुलिस का कितना रोल है उस बंदे को लेकर आने में और उसको जेल में डालने के लिए, ये बताइए प्लीज। देखिए, ऐसा होता है कि एक इंसान भाग गया, पहली बात तो आपने देखा होगा कि जब सजा सुनाई जाती है, कोई इंसान बेल पे चल रहा है, तो सजा अनाउंस तब होती है जब वो कोर्ट में खड़ा होता है। राइट। बुलाते हैं उसको, पहले बोलते हैं आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस, जो ये शब्द है ना, उससे पहले तो कन्विक्शन का रिपोर्ट होता है कि आज कन्विक्शन डे है, मतलब आज डिसीजन डे है, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। जज साहब बुलाते हैं उसे कोर्ट में, आ जा। उससे पहले तो उसका बॉन्ड फर्निश करवाते हैं, उसकी संपत्ति का ब्यौरा दिखवाते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हो। आपको अगर वो बरी कर रहे हैं, सेशन कोर्ट मान लीजिए बरी कर रहे हैं, तो भी आपसे बेल बॉन्ड भरवाएंगे, क्योंकि आपकी अपील ऊपर हो सकती है कि नहीं, इसकी सजा गलत तरीके से बरी कर दिया गया, सजा मिलनी चाहिए, तो अपील हो सकती है स्टेट की तरफ से, और आपको सजा दे दी गई तो आप अपील में जाओगे। तो ऐसे में इंसान जो फरार हो रहा है ना, उसका पहले वेट किया जाता है, पहले ढंग से देखा जाता है कि आज उसके ऊपर जजमेंट डे है, उसका कोर्ट में आना जरूरी है, और बंदा फरार ही हो गया तो बाद में जाकर उसको बंदे को एब्सकॉन्ड घोषित करके फिर उसका जजमेंट लिखवा दिया जाता है कि बंदा एब्सकॉन्ड है, फरार है, और उसको इतनी सजा सुना दी गई है। ठीक है
जी। परफेक्ट एंड डेफिनेटली जिस तरीके से चीजों को समझाया, बट मैं ये कहना चाहूंगा एट द एंड कि यस, मर्डर इज अ वेरी क्रूअल थिंग जो एक ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स में काउंट होती है। एंड यस, काफ़ी चीज़ें हैं इसके पीछे, किस तरीके से चीज़ें घूमती हैं, घुमाई जाती हैं और बदल दी जाती है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स हमेशा कहते हैं ना कि कानून के जो कह लीजिए लॉस के नियम है, कहीं ना कहीं देर हो जाती है चीज़ों में एट दी एंड, लेकिन एग्जीक्यूशन जो होता है वो हमेशा सत्य के साथ ही होता है, क्योंकि सत्यमेव जयते। यही मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच नॉलेजेबल फैक्ट्स ऑन लॉस, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये वही अधिकार हैं जो हम सबको जानने चाहिए एंड यही हमारे जीवन का आधार है। बस यही कहूँगा जाने से पहले कि अगर किसी से भी कोई कानूनन कोई भी अपराध होता है तो भागे ना, एट दी एंड कानून भी फेस आपकी कीजिए, फेस कीजिए, जो सपोर्ट होगा करेगा देखा जाएगा। कानून एट दी एंड यार। अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं पूरी होगा। जिंदगी भागने से अच्छा है कुछ दिन के लिए आप उस बुरे वक्त को झेल लो। परफेक्ट सर, परफेक्ट। एंड मिलते हैं आप लोगों से फिर एक ऐसे अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस, थैंक यू सो मच वीरेंद्र फॉर थैंक यू सो कमिंग। थैंक मच, यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू।